तो टेस्ट बाद में। जी बेटा नेक्स्ट। अच्छा लाइट चैप्टर के अंदर बेटा आपके पास सबसे पहले हाउ यू कैन सी थिंग्स अराउंड अस, कैसे आपको चीजें नजर आती हैं, एनी आइडिया? उन पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंखों में। हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होती है। हमारी आंखों में आती है, मतलब रिफ्लेक्ट होके आती है। रिफ्लेक्ट होकर आती है यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कोई भी पिक्चर फ्रेम है या कोई भी फ्रेम है जो वॉल पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स मौजूद है, ठीक है, और आपका आई विजन यहाँ पर है, आप इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो लाइट सोर्स है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग के अंदर है उनको हम ड्यू टू द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस, जितनी भी चीजें आपको अराउंड अपने नजर आ रही है, ठीक है। एक तो चीज देखने के लिए आपके पास वन ऑफ द थिंग एक लाइट सोर्स का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो लाइट सोर्स कहला रहे होते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज लुमिनस सोर्सेस, ठीक है ना। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? लुमिनस। यानी जैसे अगर आपके पास ये बल्ब लगा हुआ है, सो दिस बल्ब इज व्हाट, इसको आप क्या कहेंगे? लुमिनस, ठीक है ना। लुमिनस इज समथिंग, इज एनी ऑब्जेक्ट दैट विल मेक देयर ओन लाइट, ठीक है ना। वो अपनी लाइट ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहा है लेकिन अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सन है आपके पास, इसी तरह लुमिनस ऑब्जेक्ट में दूसरी एग्जांपल आपके पास सन आ गया, ठीक है। टॉर्च है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लाइटिंग आपके पास बल्ब होते हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं, ये सारी आपके पास बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। ल्यूमिनस सोर्सेस आ जाएंगी विच विल मेक देयर ओन लाइट, ठीक है। दूसरी जो चीजें हैं जिनकी जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस, ठीक है। तो यानी जो आपके पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की मदद से ही देखते हैं। बेसिकली दीज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स emit द लाइट रेज, और जब यही लाइट रेज आपकी इंसिडेंट होती है ओवर द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, उधर से रिफ्लेक्ट होती हैं, रीबाउंड होती हैं, आपकी आईज तक पहुंचती हैं, देन यू आर एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? सही। ठीक। तो सिंपल अगर हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की अगर एग्जांपल लुमिनस सोर्स की लिखें तो लुमिनस सोर्सेस हम क्या कौन सी आ जाएंगी आपके पास? लुमिनस सोर्सेज आर मेक देयर ओन लाइट। एग्जाम्पल हमने देख ली, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सन आ गया, बल्ब है, और भी जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपको लग रहा है कि वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे आपका मून है, मून भी नॉन लुमिनस सोर्सेस में आ जाएगा, विच डू नॉट मेक देयर लाइट। सही है बेटा। जैसे आपका मून आ गया, उसके अलावा आपकी बॉल है, और भी जो थिंग्स अराउंड अस है, ठीक है, ये आपके पास नॉन लुमिनस सोर्सेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक जो छोटी सी बात आपकी बुक के अंदर बेटा डिस्कस की हुई है कि जो लुमिनस सोर्सेज होती हैं हाउ दे बेसिकली प्रोड्यूस लाइट, ये लाइट प्रोड्यूस कैसे कर रही होती है बेटा? देखो जो सन है, सन के अंदर जो लाइट जनरेट हो रही है वो आपको पता है कि सन के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। उस केमिकल रिएक्शन का नाम पता है? नहीं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, ये तो बहुत शुरू में बेसिक में डिस्कस करते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है सन में, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन, ठीक है।
ये जो फ्यूजन केमिकल रिएक्शन है ये इतना लार्ज स्केल केमिकल रिएक्शन है, यानी इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व करता है, जिसकी वजह से आप सोचेंगे तो सूरज में जो फ्यूजन केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, थर्मल एनर्जी, वो आपकी अर्थ जो कि कितने किलोमीटर्स, पता नहीं मिलियन या ट्रिलियन किलोमीटर्स ऑफ दूर है, और वहां तक उसकी एनर्जी पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है, ठीक है ना। तो आपके पास वो जो मतलब वो जो धमाके हो रहे हैं जिसको कहेंगे फ्यूजन रिएक्शन, मतलब एक तरह से समझेंगे सन में एक्सप्लोजन हो रहा है, कंटिन्यूस एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। और उसी एक्सप्लोजन की वजह से यू विल हैव दिस लाइट एनर्जी, मतलब थर्मल एनर्जी तो है ही है, साथ साथ जो लाइट एनर्जी आ रही है वो भी इसी वजह से आ रही है आपके पास, ठीक है। सो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन दैट इज occurring इन द सन, और वो फ्यूजन आपके पास केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से यू विल रिसीविंग व्हाट, द लाइट एनर्जी, यू आर रिसीविंग द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है। उसके अलावा भी और बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन है जो सन इमिट कर रहा है, लेकिन जो मोस्टली हम ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो आ रही है वो आपके पास आप ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है वो भी आपके पास सन का एक इम्पोर्टेंट रेडिएशन है जिसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो लाइट है, लाइट एक ऐसी सोर्स है सन की जिसकी वजह से आप ये दुनिया के सारे रंग या सारे कलर्स को देख पा रहे हैं। दूसरी बेटा जैसे जो बल्ब है नॉर्मली जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी लाइट प्रोड्यूस करें, जो बल्ब वगैरह है इनके अंदर हम क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं। एक्साइटेड स्टेट में कैसे लेकर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स होते हैं दे गिव ऑफ लाइट, दे इमिट लाइट, ठीक है। इसी वजह से दे आर एक्टिंग लाइक का लुमिनस लाइट सोर्स, ठीक है, लुमिनस सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके एटम्स को हम किस में ले आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो आपके पास एटम्स होते हैं दे हैव नाउ द टेंडेंसी टू इमिट लाइट, ठीक है, जिसकी वजह से वी कैन सी थिंग्स। इसको आप नॉर्मल ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप गाड़ी होती है ना आपकी बेटा, गाड़ी आप धूप में खड़ा करते हैं, गाड़ी की जो मेटल शीट होती है अगर वो सूरज की रोशनी में खड़ी हो तो आप अक्सर देखेंगे कि अगर वो बिल्कुल जो सनलाइट है अगर वो आपके मेटल पे पड़ रही हो और अगर आप उस मेटल को देखना चाहें अपनी आंखों से तो आपको ऐसे लगेगा जैसे लाइट जो है ना इनहेंस हो गई है वहां पे, आप उसको नहीं देख पा रहे होते, ठीक है। इसलिए होता है कि एक तो सूरज की रोशनी पड़ रही है उसकी रिफ्लेक्शन है, दूसरी बात बेटा जो जब वो लाइट सूरज की जो रोशनी है ना उससे उसके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है खुद ऑटोमेटिकली एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट एनर्जी। तो उस मेटल के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं नाउ दे हैव द टेंडेंसी टू इमिट देयर ओन लाइट, जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा लाइट जो है वो फील होती है जहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही हो तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से, और अगर मेटल हो तो मेटल को देखना और ही मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके भी एटम्स होते हैं या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो वो भी क्या कर रहे होते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो इमिटिंग द लाइट। तो यानी वो ट्वाइस हो जाता है जिसको कहना चाहिए उसका इम्पैक्ट, सही। तो इसीलिए हम मोस्टली जो है ना इस तरह की चीजों को जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है उनको आप नहीं देख पा रहे होते, खास तौर पे अगर मेटल से बनी हुई चीज है। एक तो रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है स्मूथ सरफेस की वजह से, दूसरी बात क्या होती है कि जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है मौजूद होते हैं उसमें, दे विल एब्जॉर्ब दैट एनर्जी और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में बहुत आसानी से चले जाते हैं, सही है। तो इस तरह से बेटा हम जो लाइट सोर्स है ना उसके थ्रू हम देख पा रहे होते हैं। दूसरा बेटा एक उन्होंने बिल्कुल जनरल डिस्कशन किया कि लेजर लाइट, लेजर लाइट जो है वो आपके पास, क्योंकि लेजर लाइट में देखो जो दूसरी लाइट सोर्सेज हैं अगर हम लेजर लाइट को दूसरी लाइट सोर्सेज से कंपेयर करें, जैसे नॉर्मल जो आपके कमरे में जो बल्ब होता है वो आपकी चारों तरफ यानी ऑल अराउंड जो है ना वो लाइट को इमिट कर रहा होता है, ठीक है। जब हम उसमें लाइट रेज बनाते भी हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं कि वो जो आपके पास एक बल्ब लगा हुआ होता है तो वो जो लाइट रे इमिट कर रहा होता है उसकी जो लाइट रेज होती है वो इट इज इमिटिंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, सही है ना, वो हर डायरेक्शन के अंदर लाइट को अपनी इमिट कर रहा होता है, ठीक है, रेंडमली चारों तरफ आपके पास इमिट कर रहा होता है। लेकिन अगर तुम लेजर लाइट की बात करते हो तो लेजर लाइट में तुमने क्या है कि स्पेसिफिक चीज देखी है कि उसमें जो लाइट का डायरेक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ऐसे ही है। हेलो, जी मिस। ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, उसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है, उसकी डिजाइनिंग इस तरह से की गई है कि उसके सारे एटम्स जो होते हैं वो एक ही एट अ टाइम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से एट अ टाइम वापस आते हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ
अपनी लाइट को एक ही डायरेक्शन में इमिट कर पाते हैं। मतलब उसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह की हुई है। इंशाल्लाह लेजर लाइट आप अगर आपने ए लेवल्स किया तो आप उसके अंदर, या इंशाल्लाह एचएससी करेंगे तो वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि लेजर लाइट हम बनाते कैसे। ठीक है, उसके अंदर लेजर लाइट बनाने में एक तरीका है किस तरह से रखा जाता है, इस तरह से उसको बनाया जाता है कि उसके एटम्स एक्साइटेड स्टेट में तो पहुंचाए जाते हैं, लेकिन हम उसमें इस तरीके से करते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट से जब नॉर्मल स्टेट में दोबारा आते हैं तो वो सारे के सारे एक साथ आते हैं, जिसकी वजह से जो जब वो लाइट इमिट करते हैं तो वो सब एक साथ एट अ टाइम इमिट करते हैं, जिसकी वजह से यू विल सी अ बीम ऑफ नैरो लाइट इन द सेम डायरेक्शन। वो स्कैटर्ड नहीं होती चारों तरफ से। ठीक है, वो आपको एक ही डायरेक्शन में, इस वजह से आपकी लाइट की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप सनलाइट को एक जगह फोकस कर लें ना, तो सनलाइट को एक जगह फोकस अगर आप एक पॉइंट पे कर लें तो उसकी जो हीटिंग इफेक्ट है वो मजीद इनहेंस हो जाता है, क्योंकि सारी जो सन रेज जो स्कैटर्ड हो रही थी वो एक जगह फोकस हो गई। अब उसकी जो एनर्जी होगी वो भी एक जगह फोकस होगी, थर्मल एनर्जी, तो वो आपके पास जो आपके पास कहते हैं ना कि फर्नेस बनाने के लिए भी काम आ जाती है, फर्नेस को हीट करने के लिए भी, कुकिंग के लिए भी यूज हो जाती है आपकी सनलाइट, अगर वो सनलाइट फोकस कर ली जाए। सन की भी लाइट क्या स्कैटर्ड है, तो अगर हम फोकस कर लेते हैं तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। इसी तरीके से बीम जो आपकी लेजर लाइट है वो इसी वजह से कहाँ यूज होती है बेटा, डेटा को डिटेक्ट करने में। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स में आपके यूज हो रही होती है। आपके पास बहुत सारी कटिंग टूल्स, मतलब जो आपके पास जो मेटल्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज कर दी जाए, इनकी इंटेंसिटी मजीद बढ़ा दी जाए, तो जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनकी कटिंग के लिए तक के लिए यूज हो रही होती है। वो किस वजह से हो जाती है, सिर्फ क्योंकि आप लाइट को कॉन्सेंट्रेटेड कर लेते हैं, उसको एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है उसकी वजह से कि आप उसको डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, इवन टू कट द प्लेट्स। ठीक है ना, जो मेटल की प्लेट्स होती हैं आप उनको भी कट कर सकते हैं, बारकोड रीडर के तौर पे यूज हो रही होती हैं। कहाँ पे यूज हो रही होती है, आपकी शॉप्स वगैरह के अंदर सीडी प्लेयर्स में यूज हो रही होती हैं, ताकि उसके डेटा को रीड किया जा सके। ऑप्टिकल फाइबर जो अभी आपकी सारी बेटा टेलीकम्युनिकेशन हो रही है वो सारी ऑप्टिकल फाइबर्स पे हो रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट जो डेटा को लेके जा रही है वो आपके पास लेजर लाइट की फॉर्म के अंदर लेके जा रही है डेटा को। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपको स्कैटर्ड लाइट नहीं चाहिए, आपको एक नैरो बीम लाइट चाहिए ना स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसीलिए आप उसको क्या करते हैं, लेजर लाइट को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर। ये एक छोटी सी आपके पास सिर्फ जनरल डिस्कशन थी इसके अंदर, तो मैंने इसको एज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन इसको डिस्कस किया। क्लियर। दूसरी चीज बेटा आपके पास क्या जी है, बस। व्हाट रेज और बीम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेज एंड बीम, एनी आइडिया। जी नकी, रेज और बीम में क्या डिफरेंस है। रेज, बीम जो है वो ग्रुप ऑफ रेज होती हैं। गुड, ठीक है। और रे क्या बताती है सिर्फ, रे आपको सिंपल ये बता रही होती है कि द डायरेक्शन ऑफ द पाथ इन विच द लाइट इज ट्रेवलिंग। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक रे बना रही हूँ, ठीक है, और एक रे कैसे बनती है, इन द फॉर्म ऑफ एन एरो। एरो क्यों बनाते हैं, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैंने कोई एक रे बनाई है, ठीक है, तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इन विच इट इज ट्रेवलिंग। ठीक है, तो सिंगल सिंगल यानी आपको जो लाइट है जिसकी डायरेक्शन आपने बतानी है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रे, और जो रे है वो रिप्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एरो, क्योंकि एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल आप एक स्ट्रेट एरो बनाएंगे तो आप यू कैन रिप्रेजेंट अ रे। ठीक, सो द डायरेक्शन ऑफ द पाथ इज कॉल्ड अ रे, और ये सिंपल आप एक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इसको एक स्ट्रेट एरो के फॉर्म। व्हाट इज बीम, बीम आपके पास क्या है, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ रेज, या बंडल ऑफ रेज भी हम कहते हैं इसको। ठीक है ना, बीम आपके पास क्या हो जाती है, इट इज व्हाट,
और बंडल ऑफ ब्रिक्स। ठीक है बेटा। अच्छा, बीम के अंदर बेटा आपके पास 3 टाइप्स ऑफ बीम होती है। एक आपके पास बीम्स किस तरह से पैरेलल, यानी जिसमें आपके पास सारी लाइट रेज जो होती है वो क्या है आपके पास, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना। अब ये जो आपके पास बेटा जो पैरेलल हो रही है सारी, दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल बीम। एक इसमें से रे कहलाएगी, और वैसे ये क्या कहलाएंगी जिसके अंदर एक साथ आपके पास एक ही डायरेक्शन में मौजूद है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। इसी तरह से अगर यही सारी बीम ऑफ लाइट क्या हो, एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हो, यानी आपके पास यही लाइट बीम्स है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक सिंगल पॉइंट है वहां पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, यानी वहीं पे आके ये फोकस हो रही है, इसी पॉइंट पर आके क्या हो रही है, ये फोकस हो रही है। तो इस बीम को हम क्या कहेंगे बेटा, ये भी बीम ऑफ लाइट है। जैसे स्पॉट लाइट्स वगैरह नहीं होती जो स्टेज वगैरह पे आपकी यूज की जाती है बेटा, स्पॉट लाइट्स वगैरह, तो वो आपके पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, यानी अगर आपको एक फोकस पर्सन को पॉइंट करना हो, तो वो आपके पास इसी एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो रही होती है, फोकस हो रही होती है किसी को हाईलाइट करने के लिए। सो सच बीम ऑफ लाइट जो आपके पास क्या कहलाती है, दैट आर कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्जेंट। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास कन्वर्जेंट कहलाती है। इसी तरीके से अगर आपके पास इस तरह से बीम ऑफ लाइट है कि वो इसी पॉइंट से, यानी एक पॉइंट है उससे क्या हो रही है, ये आपके पास पॉइंट है, इससे स्कैटर्ड हो रही हो, यानी डाइवर्ज हो रही हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे वो कन्वर्जेंट है तो ये क्या कहलाएगी आपके पास बेटा, डाइवर्जेंट। ठीक है। वो कन्वर्जिंग कहलाएगी और ये क्या कहलाएगी आपके पास, डाइवर्जेंट। क्लियर। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बीम्स हो गई, एक आपके पास कन्वर्जेंट, पैरेलल और डाइवर्जेंट। सही। So here we have 3 beams of light. उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज व्हाट, अ लॉ दैट इज रिलेटेड टू लाइट। अब जो हम इसके बाद बेटा डिस्कस करेंगे एक चीज, कि आपके पास जो डिफरेंट लॉज ऑफ लाइट है उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उनकी जो एप्लीकेशंस है बेटा उनको हम डिस्कस करेंगे। वो चीजें यानी आपके पास अब जो इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस की जाएंगी, हम एक एक जो लॉज ऑफ लाइट है उनको डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने वेव्स के अंदर डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लाइट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स वेव्स के अंदर एप्लीकेशन अलग है और लाइट के अंदर भी एप्लीकेशन अलग है। इसके अलावा फिर जो 2-3 एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमें आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा, हमारे पास उसकी जो एप्लीकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से मिरर है। ठीक है। तो हम रिफ्लेक्शन इसके अलावा और मिरर के अलावा और कहाँ यूज करते हैं, तो 2-3 चीजें हम, पिन होल कैमरा है आपके पास वहां पर हम देख रहे होते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें बेटा हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा जो हमारे पास है दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहाँ है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, किधर हम यूज कर रहे होते हैं, उसको हम देखेंगे। फिर तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पर होती है। ठीक है। उनसे रेलेवेंट जो डिटेल होगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पहला लॉ जो है वो लाइट का डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि आपके पास जो भी चीजें आपके अराउंड है उनको आप कैसे देख रहे होते हैं बेटा, यू कैन सी द थिंग्स अराउंड अस बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब उस रिफ्लेक्शन के लिए देयर इज अ सर्टेन लॉ व्हिच द लाइट ऑलवेज ओबे। ठीक है ना, दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, नकी याद होगा तुम्हें थोड़ा बहुत, ये अभी हमने वेव्स में भी पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही है आपके पास। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट वो होती है, ट्रेवल करती है, तो वो डायरेक्शन चेंज होने लगती रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में हमेशा मीडियम चेंज होता है, है। रिफ्लेक्शन जो मीडियम सेम है। देखो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो जो होता है इंसिडेंस का इंडेक्स, वो वो रिफ्लेक्शन की बात सेम होता करो, है। ये सारी रिफ्लेक्शन की बात करो। रिफ्लेक्शन तो बेटा नॉर्मल है ना, जो तुम्हारी जैसे फॉर एग्जाम्पल जो तुम सारी चीजें देख रहे हो अराउंड अस, उसमें क्या हो रहा है, सेम मीडियम में ही हो रही है ना। एयर में तुम देख रहे हो तुम्हारी जो फॉर एग्जाम्पल वॉल है,
अब वॉल से जो लाइट सोर्स है वो किस में जा रही है, तुम्हारी एयर में जा रही है, ठीक है, वॉल से, वॉल पे इंसिडेंट हो रही है, फिर वॉल से जो है वो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आईज में आ रही है। तो जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो किस में कर रही है, एयर में ही कर रही है ना ट्रेवल, मीडियम सेम है ना। हाँ मीडियम सेम है ना बेटा इस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे कमरे के अंदर बल्ब लगा हुआ है, अब तो मेरे सामने वॉल को देख रहे हो अपने, तो वॉल से तुम्हारी जो बल्ब है उससे लाइट सोर्स वॉल पे इंसिडेंस हो रही है, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो रही है वॉल से और तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। तो जो लाइट ने जो सारा रास्ता अपना ट्रेवल किया है वो सारा लाइट वो एयर में ही ट्रेवल किया है ना, यानी मीडियम तो सेम रहा है ना, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन में होता है, रिफ्रैक्शन में, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारे पास सिंपल ये होता है, जैसे अभी पहले वाली तुम्हें एग्जांपल दी थी जो सबसे शुरू में स्टार्टिंग में दी थी, ये वाली, ठीक है, इसमें आपके पास जो भी लाइट सोर्स यहाँ पे ट्रेवल कर रही है उसका मीडियम क्या एयर है, ठीक है। अब आपके पास समझो कि तुम्हारी एक बॉल थी, ठीक है, लाइट सोर्स यहाँ से इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, जिसके बाद आपने उसको देखा वॉल को सामने, ठीक है। बस इसके लिए लॉ क्या है, रूल क्या है कि जब आप इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। आपके पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कह रहा होता है, एक तो सेम मीडियम में है, ठीक है ना, जो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम मीडियम, ठीक है ना, वो सारे के सारे कहाँ होंगे, आपके एयर में ही मौजूद होंगे, क्लियर। क्योंकि इस केस में आपके पास जो रिफ्लेक्शन के थ्रू आप सारी चीजें देख रहे हो उसके अंदर ये तीनों रेज एक ही सेम मीडियम में लाई कर रही होती है, सेम प्लेन में लाई कर रही होती है, ठीक है बेटा, सही। समझ गया। तो इसमें आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सिंपल सा लॉ है। जो तुम बता रहे हो जिसका मीडियम चेंज होता है वो रिफ्रैक्शन है, सही। अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कैसे करते हैं, जैसे वो तो मैंने 3D डायग्राम बनी हुई है आपकी तकरीबन, सही है ना, इसको हम 2D में अब ड्रॉ करके देखते हैं कि 2D में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा अभी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक मीडियम ये सरफेस है, ठीक है ना, और अब आपके पास जो लाइट रे है वो इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है, ये तो तुम्हारी ये क्या हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है जो कि तुम्हारी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी बेटा, सही है। अब आपने जो इसको रिफ्लेक्ट होना है, मतलब जो लॉ है वो क्या कहता है कि ये जो एंगल बना रहा होगा, यानी पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से लाइन का, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कौन सी लाइन होती है, वो लाइन होती है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, यानी यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है ना, विद द सरफेस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, क्लियर होगी बात। तो हमने पहले नॉर्मल बना लिया, सही है हमारी इंसिडेंट फिलहाल। तो नॉर्मल बना लिया। अब यहाँ पे बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है ना, दैट इज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। अब जो लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, जो बाउंस बैक होगी वो इसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, यानी जिस एंगल से इंसिडेंट हो गया ना उसी सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज व्हाट द लॉ। और एवरी लाइट रे ओबे दिस रूल, ठीक है ना, वो जितनी भी लाइट रेज है जो भी आपके पास इंसिडेंट हो रही है वो हमेशा इसी सेम रूल को फॉलो करती हैं। और इसको प्रूफ किया गया, ठीक है ना, इसको प्रूव करने के लिए इवन हम बच्चों को लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर, और उस प्लेन मिरर की मदद से पेन्स वगैरह की मदद से, जो आपकी पेन्स होती हैं, कॉमन पेन्स होती हैं, उनकी मदद से लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, जिसमें हम लॉ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर मतलब आ रहा होता है हमारे पास। तो इस तरह से हम इस लॉ को प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे हो। इफ यू हैव डन दैट एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली, ठीक है,
तमाम प्रिकॉशंस को केयरफुली अपने दिमाग में रखते हुए आप अगर वो सारा के सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं विद इन योर लैब, तो आप इस लॉ को बिल्कुल एग्जैक्टली वेरीफाई कर पाते हैं। ठीक है, मतलब ये ऐसी लॉ नहीं बन गया, इट इज प्रॉपर्ली वेरीफाइड। ठीक है ना, ये सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और इवन आप अपने लैब के अंदर इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस लॉ को। ठीक है, कि हमेशा जो लाइट होती है जब वो इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, सो इट मेक्स एन एंगल of incidence with the normal and it reflects back with the same angle of reflection as the angle of incidence। ठीक है ना, बिल्कुल सेम उसी एंगल से वो बाउंस बैक हो जाती है, वही नॉर्मल से एंगल बना रही होती है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 50 डिग्री जो है वो इनके दरमियान एंगल था, तो ये 50 डिग्री ही एंगल नॉर्मल से बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी सरफेस। ठीक है ना, दिस इज व्हाट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अलावा ये जो तीनों आपने बेटा रेज बनाई है, ये आपके पास दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नॉर्मल इज नॉट अ रे, नॉर्मल तो आप सिर्फ उसके एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाते हैं इसमें। ठीक है ना, बट ऑल दीज लाई इन द सेम प्लेन। तो इसकी स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे आप, ये चीज क्लियर हो गई। बस। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल के बारे में थोड़ा सा लिख लो। नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, इसके अलावा जो दूसरी चीज है इसमें कि जो इंसिडेंट रे होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे होगी, और जो नॉर्मल है, ये एक सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे। सेम प्लेन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल जहां से आपकी लाइट रे आ रही है उसी सेम प्लेन पे ही वो रिटर्न हो जाएगी, रीबाउंड हो जाएगी। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन है ना, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर आप एक लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो जिस जहां पे आप इंसिडेंट करवा रहे हैं उसी सेम प्लेन में ही वो बाउंस बैक होकर आपकी आईज तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेम प्लेन में ही अंदर आपके पास आ रही है, जिसको आप एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके लिए 3D होने की जरूरत नहीं है, एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर पे आप उसको सिंपल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सही, क्लियर है। जी मिस। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह की अलग से डेफिनेशन लिखवा दूं, या याद है हो जाएगा। याद है। क्या होता है एंगल ऑफ, अच्छा बता दो से मुझे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। वेयर द लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस बताओ। अच्छा, जिस एंगल पे द बिटवीन द नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का जो एंगल होता है वो।
हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, एक का मैं लिखवा देती हूँ, बाकी का तुम फिर करना है, ठीक है ना। सब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखवा देती हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हें खुद याद है। बस सिर्फ दिमाग में रहना, इसलिए वो अचानक से अगर एक नंबर का पूछ लेते हैं ना, तो फिर वो बच्चे वो हो जाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था। अच्छा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, मतलब सिंपल डेफिनेशन इसकी, अगर एक नंबर की कहीं आ जाए तो यू कैन राइट इट लाइक दैट, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। सही है बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से आप एंगल ऑफ क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे। सही। लिख लोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? खुद से लिख लो। लिख ठीक है ना, एंगल लो। बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास बेटा लॉ हो गया इसका। अच्छा, इस लॉ को बेटा एक्सपेरिमेंटली हम कैसे करते हैं? ठीक है, एक्सपेरिमेंटली शाला फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, उसको थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल एक इसकी एप्लीकेशन, सही। एक इसकी एप्लीकेशन सब तो मैं बता देती हूँ डायग्राम शेयर करके, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं फिर हमारी क्लास के अंदर। सही है, एक हम सिंपल क्या करते हैं बेटा, जो पेरिस्कोप, पता है क्या होता है? व्हाट इज अ पेरिस्कोप? पेरिस्कोप क्या होता नहीं, है, आइडिया? पेरिस्कोप वगैरह वो होता है ना जिससे आपको। वो हम्म, आया वो है ना? देखते हैं स्पेस में। देखो, पेरिस्कोप सबमरीन में यूज किया जाता है मोस्टली। क्या यूज करते हैं? सबमरीन में क्यों यूज क्या? करते हैं? क्योंकि सबमरीन कहाँ होती है? पानी के अंदर होती है। हाँ हाँ। पानी के ऊपर अगर आपको सरफेस ऑफ द वाटर अगर आपने कोई चीज देखनी है, तो आप किसकी मदद से देखेंगे? पेरिस्कोप की मदद से। नजर आ रहे हैं? ये बच्चों को भी अक्सर छोटी क्लासेस में बच्चे भी होते हैं, टीचर्स नॉर्मली जब लाइट पढ़ाते हैं तो ये बनवाते हैं बच्चों से। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक दिखाया हुआ है, दिस इज व्हाट अ पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप की डिजाइनिंग कैसे की जाती है बेटा? उसको किस तरह से बनाया जाता है? सिंपल ये है कि आपके पास आपको एक जी टाइप शेप का एक डिवाइस नजर आ रही है, उसमें 2 मिरर लगा देते हैं। और ये मिरर्स कैसे लगाते हैं? एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, वो कितने एंगल से आपके पास बेटा लगे हुए होते हैं? 45 डिग्री, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल मौजूद है, ठीक है, और ये बच्ची यहाँ फॉर एग्जाम्पल उन्हें एक दीवार दिखाई है, उनको उस बच्ची को दीवार के पीछे से देखना है। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे कि यहाँ पे कोई चीज है या कोई पर्सन यहाँ पे मौजूद है? वो उनको कैसे नजर आएगा कि यहाँ से जो लाइट रे जाएगी इधर मिरर पे इंसिडेंट होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट द इंसिडेंट रे दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट होगी, और आपके पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इट इज व्हाट अ मिरर। मिरर क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है, स्मूथ सरफेस होती है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा विद द सेम एंगल। अगर ये यहाँ पे बेटा लाइट रे आ रही है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री।